मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और दीवार से टेक लगाकर तेजी से सांस लेने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बेतहाशा धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं। बाहर के कमरे में नैना की घुटी घुटी सिसकियां अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद की, मगर वो चीखें मेरे दिमाग में और भी तेज गूंजने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ था, ये सब मैंने किया। लेकिन क्या सच में कसूर मेरा था, या मैं एक ऐसी मुश्किल में कैद थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था? मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मैंने सारी जिंदगी किसी के कहने में गुजार दी हो। मेरा पति अमर एक ईमानदार और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी मानसिक रूप से कमजोर बहन नैना थी। नैना एक मासूम बच्ची के जैसी थी। हालांकि उसकी उम्र 25 साल थी, वो दुनिया की चालाकियों से बेखबर एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो कभी बड़ा नहीं होता। मगर मुश्किल ये थी कि वो सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी मोहताज थी। उसकी एक टांग खराब थी, जिसकी वजह से वो ज्यादातर वक्त घर पर ही रहती थी। जब भी मेरी शादी हुई तो अमर ने साफ कह दिया था कि नैना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शुरुआत में मैंने सब्र किया और खुद को समझाया कि नैना बेकसूर है, वो मासूम है, उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मगर वक्त के साथ साथ नैना की हरकतें मेरी बर्दाश्त खत्म करने लगी। वो खाने के बर्तन गिरा देती, हर वक्त दीवारों पर लकीरें खींच देती, कपड़ों को बेवजह फाड़ देती और सबसे बढ़कर हर वक्त मुझसे चिपकी रहती। अमर सुबह काम पर चले जाते और शाम को थके हारे लौटते, जबकि नैना की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होती। आज भी ऐसा ही एक दिन था। मैंने दिन भर काम किया, घर संभाला और रात हुई तो बस कुछ पल आराम करना चाहती थी। मगर जैसे ही मैंने चाय का कप हाथ में लिया, नैना दौड़ती हुई आई और टेबल से मेरा पसंदीदा कप नीचे गिरा दिया। चीनी का कप फर्श पर गिरा और टूट कर बिखर गया। मेरा सब्र टूट चुका था। मैंने गुस्से में नैना को बाजू से पकड़ा और जोर से झिंझोड़ा। तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? नैना का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। वो सहम कर पीछे हटी। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी। उसी रात मैंने पहली बार सोचा, अगर नैना मेरी जिंदगी से चली जाए तो क्या होगा? मैं खुद को कई बार समझा चुकी थी कि वो एक मासूम बच्ची के जैसी है, मगर मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो रही थी। आज मैंने दोपहर के खाने के बाद किचन साफ किया और अपनी पसंदीदा चीनी की प्लेट अलमारी में सजा दी। वो प्लेट मेरी माँ की निशानी थी और मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। जैसे ही मैं कमरे में जाने लगी, अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। मेरा दिल धक्क से रह गया। मैं पलटी तो देखा, नैना अलमारी के पास खड़ी थी और नीचे फर्श पर प्लेटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वो शर्मिंदा आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी मासूम शक्ल पर डर था, जैसे कि जानती हो कि अब क्या होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर ऐसा क्या तूफान उठा, मगर अगले ही पल मेरा हाथ नैना के गाल पर जा चुका था। एक जोरदार थप्पड़। नैना की आंखें हैरत और तकलीफ से भर गई। वो कुछ पल के लिए पत्थर बन गई, फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो सिसक रही थी। लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। अमर घर आ चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जल्दी से नैना के आंसू पोंछे और उसे कमरे में भेज दिया। अमर अंदर आया और मैंने मुस्कुराकर कहा, नैना सो रही है। लेकिन दिल में बेचैनी की चिंगारी सुलग चुकी थी। नैना की लगातार रुलाई की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, मगर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। मैं चुपचाप आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद आना तो दूर, मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? मैंने खुद से सवाल किया और फिर मन में खतरनाक ख्याल पैदा होने लगे। अगर नैना मेरी जिंदगी से निकल जाए तो कैसा होगा? पहले तो मैंने खुद को इस ख्याल से दूर किया। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मगर जितना मैं इस ख्याल से बचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो मेरे दिमाग में जड़ पकड़ने लगा। मैंने गहराई से सोचना शुरू किया, अगर मैं उसे किसी अनाथालय में छोड़ दूं? नहीं, अमर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा।
अगर मैं किसी तरह उसे किसी हादसे का शिकार कर दूं? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। जहर? ये ख्याल पहली बार मेरे मन में आया तो मेरा शरीर कांप उठा। फिर मैंने गहरी सांस ली और सोचा, ये सबसे आसान तरीका है। कोई सबूत नहीं, कोई शक नहीं, और सबसे बढ़कर नैना को तकलीफ नहीं होगी। मगर मैं ये सब क्यों सोच रही थी? मैं इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती थी? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर दिमाग में वही ख्याल घूम रहे थे। अगले दिन नैना ने खाने के दौरान अचानक फरमाइश की, भाभी, मुझे वो वाली खीर चाहिए जो आपने पिछली बार बनाई थी। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। नैना की आंखों में मासूमियत थी, मगर मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। हाँ, जरूर बना दूंगी, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो खुशी से ताली बजाने लगी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। अगर मैं उसे खीर में जहर मिलाकर दूं तो? ये सोचते ही मेरे हाथ कांपने लगे, मगर ये ख्याल दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा था। नैना की खुशी से चमकती आंखें मुझे अंदर से बेचैन कर रही थीं। वो बार बार मेरे पीछे आकर मासूमियत से पूछ रही थी, भाभी खीर कब बनेगी? मैं मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। मुझे जहर चाहिए था, लेकिन सवाल ये था कि लाऊं कहाँ से? अगर मैं बाजार जाकर किसी से पूछती तो शक हो सकता था। अगर मैं किसी दवाई में जहर मिलाने की कोशिश करती तो गलती हो सकती थी। मैंने कई दिन तक सोचा, मगर कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिला। ये मौका कब और कैसे मिलेगा? फिर एक दिन मौका खुद मेरे दरवाजे पर आ गया। अमर को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना था और वो 2 दिनों के लिए घर से जा रहा था। उसके जाते ही मेरे दिल में एक शैतानी ख्याल उतरा। अब मेरे पास वक्त था। अब मैं बिना किसी शक और डर के अपना प्लान तैयार कर सकती थी। उसी रात मैंने खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नैना खुशी से मेरे आसपास घूम रही थी। कभी चम्मच लेकर भागती, कभी बर्तन खटखटाकर कहती, भाभी मैं भी मदद करूं? उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल एक पल के लिए कमजोर पड़ने लगा, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला। यही सबसे बेहतरीन रास्ता है, यही एक हल है। मैंने नैना को बाहर भेज दिया और खीर पकने दी। जैसे ही वो तैयार हुई, मैंने कांपते हाथों से एक छोटे से जार से पुड़िया निकाली और खीर में मिला दी। ये जड़ी बूटी का जहर था, धीरे धीरे असर करने वाला। ऐसा कि नैना को ज्यादा तकलीफ ना हो, मगर कुछ घंटे में उसका दिल बंद हो जाए। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। नैना भागती हुई आई और खुशी से चम्मच लेकर बैठ गई। भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हैं, उसने मासूमियत से कहा। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा, लेकिन मैं चुप रही। खाओ नैना, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने खीर का पहला चम्मच मुंह में डाला और खुशी से आंखें बंद कर ली। वो बहुत मजेदार है, वाह, वह बोली और चम्मच दर चम्मच खाने लगी। मेरी सांसें रुकने लगीं। अब मुझे बस सब्र करना था। नैना हंसते खेलते मेरे सामने बैठी थी और मैं जानती थी कि कुछ घंटों में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि सच्चाई मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। नैना ने खीर का आखिरी चम्मच भी मजे से खा लिया और मासूमियत से मेरी तरफ देखा। भाभी, मुझे आपके हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है। मेरे अंदर कुछ और टूटने लगा। मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर सिरे से बर्तन समेटने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। नैना हंसती खेलती अपनी गुड़िया से बातें करने लगी, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो। मैं किचन के सिंक में हाथ धोते हुए खुद को आईने में देख रही थी। मेरी आंखें लाल हो रही थीं, चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था, जैसे मैं कुछ और ही बन चुकी थी। भाभी, उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा मेरी पसलियां टूट जाएंगी। नैना फर्श पर गिर चुकी थी। वो अपने पेट को जोर से पकड़कर रो रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी आंखों में खौफ था। भाभी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज किसी मासूम बच्चे की तरह कांप रही थी। मैंने कदम पीछे खींचा, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। अब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जैसा मैंने चाहा था। नैना ने फर्श पर तड़पना शुरू कर दिया। वो हिचकियों से भरने लगी। वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। भगवान, मुझे बचा लो। मेरी आंखें फैल गईं, मेरे शरीर में खून जम गया। ये मैंने क्या कर दिया? नैना की चीखें अब मेरी आत्मा की परीक्षा लेने लगी थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। क्या मैं बाहर जाकर किसी को बुला लूं? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। मैं लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई कमरे की कुंडी लगा दी।
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा और सब्र। बाहर नैना की आवाज़ें कमज़ोर होने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं और दीवार से टिककर ज़मीन पर बैठ गई। मेरी सांसें फूल रही थीं। कुछ मिनटों के बाद सब कुछ खामोश हो गया। मैंने खुद से कहा, ये खत्म हो गया है। नैना मर चुकी है। मैंने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर कान लगाए। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। एक भी सांस की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियां दरवाजे की कुंडी पर रखीं। अब बस एक नज़र देखना है, फिर सब कुछ खत्म। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दरवाज़ा खोलते ही मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक लम्हा मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र कमरे के अंदर गई, मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। नैना वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। उसके हाथ ढीले हो चुके थे, आंखें बंद थीं, चेहरा जड़ था। ये खत्म हो चुकी है। मेरे दिमाग ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फट गईं। नैना की छाती हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रही थी। वो जिंदा थी। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं दरवाजे के किनारे को मजबूती से पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो जहर मिला दिया था। फिर ये अब तक जिंदा क्यों थी? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चुपचाप ध्यान से देखने लगी। नैना की सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे किसी भी पल खत्म हो सकती थीं, मगर वो अब तक मौत के दरवाजे तक नहीं पहुंची थी। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। अगर वो बच गई, अगर होश में आ गई, अगर उसने सबको बता दिया कि मैंने उसे खीर में जहर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने आप से कहा, मुझे कुछ करना होगा, जल्दी ही। अब मेरे मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। मैं उसे अस्पताल ले जाऊं? नहीं। डॉक्टर जहर की निशानदेही कर सकते हैं। मैं अमर को फ़ोन करके बताऊं? नहीं। वो कभी भी मेरे यकीन ही नहीं करेगा। अब तो कोई रास्ता निकालना ही होगा। मैं जल्दी से कमरे में इधर उधर देखने लगी। मैंने सोचा कि नैना को कहीं ले जाकर छोड़ दूं, किसी ऐसी जगह जहां पर कोई उसे ढूंढ ना सके। शायद किसी सुनसान गली में, शायद किसी वीराने इलाके में। मैं कांपते हाथों से नैना के बेजान शरीर को हिलाने लगी। नैना, नैना, मगर वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। मुझे जल्दी फैसला करना था। अगर ज़्यादा वक्त लगाया तो कोई भी अंदर आ सकता था और फिर मैं बुरी तरह से फंस जाती। बस थोड़ा सा हौसला मेघना, थोड़ा सा और। मैंने खुद को यकीन दिलाया और जल्दी से पुराने कंबल में नैना को लपेटने लगी। उसका शरीर बेजान था, मगर अभी उसमें जिंदगी बाकी थी और यही सबसे बड़ा खतरा था। मुझे ये काम खत्म करना होगा, आज ही, अभी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने अपने डर को नज़रअंदाज किया और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। ये सब जल्दी करना होगा, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैंने खुद को समझाया। घर के पिछले हिस्से में एक वीरान जगह थी, जहाँ अक्सर पुरानी चीज़ें फेंक दी जाती थी। वहाँ देर तक कोई नहीं आता था। यही वो जगह थी जहाँ मैं नैना को छोड़ने का इरादा रखती थी। ऐसी हालत में कोई उसे पहचान न सके, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद कोई आवारा जानवर या हालात उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत जुटा ली और दरवाज़ा धीरे से खोला। रात के अंधेरे ने मेरा साथ दिया। हर तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उसे बाहर निकाल लाई। कंबल के घसीटने की आवाज़ मुझे किसी शमशान के सन्नाटे के जैसी लग रही थी। बस थोड़ा और, बस कुछ लम्हे और, सब खत्म हो जाएगा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे और पैरों में कपकपी थी, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। जैसे ही मैं उसे वीरान जगह के पास पहुंची, मैंने जल्दी से नैना के कंबल को खोलकर उसे ज़मीन पर रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटने लगी, अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने एक उम्रदराज आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी बुझी बुझी लग रही थीं और उसके माथे पर परेशानी थी। चांद की धीमी रोशनी में उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में शक्ति थी। मेरा दिल घबरा गया। मैं तुरंत कंबल पर हाथ रखकर उसे दोबारा लपेटने लगी, ताकि नैना नजर ना आए। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मगर वो शख्स अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। ये क्या है? तुमने ज़मीन पर क्या फेंका है? वो धीरे धीरे मेरी ओर आने लगा। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। अगर उसने कंबल हटा दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मैंने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बेजान हो चुका था। ये सिर्फ पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हें देखने आई थी, मैंने हकलाते हुए कहा, मगर उस इंसान की नज़र अभी भी मुझ पर टिकी थी। उसने शक की निगाह से कंबल की तरफ देखा, फिर मेरी कांपती हालत को ध्यान से देखा। मुझे लगता है यहाँ कुछ और चल रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर से खून खिंच गया हो। ये कौन है? क्या ये सब जान चुका है? ये सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा था और अब मेरा खेल और ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। ये क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सख्त थी। ये कुछ नहीं है, मैंने जल्दी से जवाब दिया, मगर मेरी आवाज़ काँप रही थी। वो मेरी घबराहट को महसूस कर चुका था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और कंबल को ध्यान से देखने लगा। मैं जल्दी से उसे और ज़्यादा लपेटने लगी ताकि अंदर की सच्चाई छुपी रहे। कपड़े हैं, पुराने कपड़े। बोल तो रही हूँ, मैंने बहाना किया, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मेरे झूठ को समझ गया हो। इतनी रात गए कपड़े फेंकने आई हो? उसने सवाल किया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो बड़बड़ाया और झुककर कंबल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा दिल उछलकर गले में आ अटका। नहीं, मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक ही झटके में कंबल को एक तरफ कर दिया। नैना का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें थमी हुई थीं। वो अजनबी इंसान हैरत और उलझन में डूबा उसका चेहरा देख रहा था। ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? वो गुस्से में चिल्लाया। ये मेरी ननद है। वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे ताज़ा हवा में लाने के लिए बाहर लाई थी। मैंने झूठ गढ़ लिया, मगर वो मुझे घूरने लगा। बेहोश हो गई थी? तो तुमने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? तुम इसे इस तरह क्यों घसीट रही थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। क्या तुमने इसे कोई नुकसान पहुंचाया है? उसने सख्ती से पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं लगभग चिल्लाई, मगर अब उसका शक और गहरा हो गया था। अचानक उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज चेक करने लगा। कुछ देर के बाद उसका चेहरा और ज्यादा गंभीर हो गया। ये जिंदा है, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, वो बोला। फिर उसने बिना किसी और सवाल के अपने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, एम्बुलेंस भेजो, फौरन। मेरी आंखें डर के मारे फैल गईं। ये सब मेरे काबू से बाहर हो रहा था। अब जो कुछ होने वाला था वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता था। ये सब गलत हो गया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर अब पछताने का कोई फायदा ही नहीं था। तिलक मेरे साथ ही अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में खड़ा था। वो बार बार मुझ पर शक की नज़र डाल रहा था और मैं खुद को उसके सवालों से बचाने के लिए चुप थी। नैना को स्ट्रेचर पर डालकर अंदर ले जाया गया। मेरी नज़रें उसके बेजान चेहरे पर जम गई थीं। वो जिंदा थी, मगर अभी तक होश में नहीं आई थी। मेरी नज़रें घड़ी की सुइयों पर जमी हुई थीं। हर गुजरता पल मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। मैं चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, कि डॉक्टर आकर कहे, हमें बहुत दुख है, हम उसे बचा नहीं सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खतरे से बाहर है। जहर की मात्रा ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम वक्त पर इलाज कर सके। मेरा दिल जैसे जोर से धड़का। नैना बच गई? ये कैसे हो सकता था? मैंने तो जहर ठीक से मिलाया था, तो फिर वो जिंदा कैसे रह गई? मेरा दिमाग कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था, मगर अगले ही पल डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। हमें एक और ख़ास बात पता चली है, मरीज प्रेग्नेंट है। मेरी आंखें हैरानी से फट गईं और मेरे कदम डगमगाने लगे। नैना प्रेग्नेंट थी? मुझे लगा जैसे पूरा अस्पताल मेरी आंखों के सामने घूम रहा हो। मेरी जुबान ठंडी हो गई, दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। क्या आपको पहले से पता था? डॉक्टर ने मुझसे पूछा। मैंने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखने लगी। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था और मेरी नज़रें सूनापन घूर रही थीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ कँपकँपा रही थी। नैना तो एक मासूम बच्चे की तरह थी, नासमझ थी। वो मोहब्बत और रिश्तों को भी नहीं समझती थी। तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मेरी सांसें तेज चलने लगीं। ये राज सिर्फ नैना का नहीं था, ये राज मेरे पति अमर का भी हो सकता था, या फिर किसी और का। मेरे दिमाग में अंधेरे की एक लहर दौड़ गई। ये मामला सिर्फ नैना की मासूमियत का नहीं था, ये घर के किसी ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
डॉक्टर के शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मरीज प्रेग्नेंट है, ये कैसे मुमकिन था? नैना तो खुद मासूम थी, वो खुद को संभाल भी नहीं सकती थी। वो कैसे गर्भवती हो सकती थी? ये अमर तो नहीं हो सकता था। ये ख्याल जैसे ही मेरे जहन में आया, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अमर ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? मेरा दिमाग अतीत की परतें खोलने लगा। कुछ महीने पहले की बात है। अमर अक्सर नैना की देखभाल को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो खुशी खुशी घर आया और मुझे बताया कि उसने नैना के लिए एक नया नर्स रखा है। रवि नाम है उसका। बहुत ईमानदार है और अच्छे दिल वाला लगता है। नैना का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं हमेशा नैना को नज़रअंदाज करती रहती थी। शुरू में रवि वाकई अच्छा नर्स साबित हुआ था। वो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, उसे वक्त पर खिलाता, उसके साथ हल्का फुल्का खेलता भी था। नैना उसके साथ काफ़ी खुश दिखाई देती थी। अमर भी अब निश्चिंत था कि अब नैना को देखने वाला कोई है। मगर फिर अचानक वो गायब हो गया। ये ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंधा। हाँ, मैंने एक दिन देखा था कि नैना बहुत खामोश बैठी थी, जैसे कुछ हुआ हो। जब मैंने अमर से रवि के बारे में पूछा, तो उसने बस इतना कहा, पता नहीं कहाँ चला गया, फ़ोन भी बंद है और एजेंसी वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या ये सब उसी रवि की हरकत थी? मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अगर वाक़ई ऐसा था, तो इसका मतलब था कि नैना का इस्तेमाल किया गया था। वो नैना जो खुद को सँभाल भी नहीं सकती थी, वो किसी का शिकार बन गई थी। मैंने उसकी हालत पर कभी गौर भी नहीं किया। पछतावे और खौफ ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। मैंने उसे हमेशा अपने लिए बोझ समझा, मगर मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो खुद कितनी कमज़ोर थी। मगर अब जो हो चुका था, उसे बदला नहीं जा सकता था। मुझे अमर को बताना होगा। ये सच्चाई मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर एक खौफ मेरी वजूद को जकड़ता जा रहा था। अगर पुलिस मामले में आई, तो कहीं जहर देने का राज भी ना खुल जाए। अमर के कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। मैंने सर उठाया और देखा कि वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी, आंखों में बेचैनी और माथे पर गहरी सिलवटें थी। वो मेरे करीब पहुंचा और बड़े ही सताए लहजे में पूछा, नैना कहाँ है? वो कैसी है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और धीरे से कहा, वो ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जहर की खुराक ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वक्त पर इलाज हो गया। अमर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। जहर? नैना को जहर दिया गया था? नहीं, शायद कुछ खराब खा बैठी थी। मैंने जल्दी से सफाई दी, मगर मेरी आवाज़ में घबराहट थी। अमर ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, मुझे उससे मिलना है। मैंने बस हामी में सिर हिलाया। हम दोनों वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। नैना अभी बेहोश थी, उसके चेहरे पर परेशानी छाई थी। अमर ने उसकी तरफ एक नज़र देखा, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में बहुत दुख था। कुछ लम्हों बाद डॉक्टर आया। उसने अमर को देखा और गंभीरता से कहा, मिस्टर अमर, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। अमर ने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा। क्या नैना की हालत अभी भी खतरे में है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। नैना बेहतर हो रही है, मगर हमें कुछ और पता चला है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अमर उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? क्या बात है? डॉक्टर ने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर अमर को सीधा देखते हुए कहा, नैना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अमर का रंग उड़ गया। उसने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। फिर उसने धीरे से सिर झटका, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि ये क्या कहा जा रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर ने अफसोस के साथ सर झुकाया। हमने टेस्ट किया है, रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। नैना पेट से है। उसकी मानसिक हालत को देखते हुए ये मामला बहुत संजीदा है। अमर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसके चेहरे की हालत गुस्से में बदलने लगी। उसने कसकर मुट्ठियां भींच लीं। ये किसने किया? वो गुस्से से दहाड़ा। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। अगर अमर को पता चल गया कि नैना के साथ ये जुल्म किसने किया है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये केस पुलिस में जाएगा। अमर ने एकदम से फैसला किया। नैना के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसे यूं ही जाने नहीं दूंगा। मेरा दिल जैसे गले में आ गया। पुलिस नहीं, अगर जांच हुई तो, अगर किसी को जहर के बारे में पता चल गया तो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
मैं गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब हालात मेरे काबू से बाहर हो रहे थे। ये जो भी किया गया है, मैं मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं। अमर की आवाज़ में एक प्रतिज्ञा थी। हाँ, पुलिस को तुरंत जानकारी देनी चाहिए। नैना की हालत खुद से नहीं हुई, उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया है। अमर ने सख्ती से कहा और फ़ोन निकालकर नंबर मिला दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही घंटे में पुलिस अस्पताल पहुंच चुकी थी। एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए और अमर ने फौरन उन्हें सारी बात बतानी शुरू कर दी। मैं चुपचाप खड़ी थी, मगर मेरे अंदर खौफ का साया बढ़ता जा रहा था। नैना की हालत इस वक्त नाजुक है, वो बेहोश है, मगर हमें पता चला है कि वो पेट से है। अमर ने दांत पीसते हुए कहा। वो एक मासूम बच्चे की तरह है, उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर ये सब कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सारी बात सुनी और पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? अमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। कुछ महीने पहले एक नर्स था, वो ना जाने कहाँ गायब हो गया था। शायद वो। इंस्पेक्टर ने नोटबुक निकालकर कुछ लिखा और कहा, हमें रवि के बारे में सारी जानकारी चाहिए होगी और हम नैना की मेडिकल रिपोर्ट का भी जायजा लेंगे। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगर डॉक्टर ने जहर के बारे में भी कुछ बताया तो? नैना अब भी बेहोश थी, मगर उसकी हालत बिगड़ रही थी। डॉक्टर बार बार चेक कर रहे थे, मगर उनके चेहरे पर परेशानी साफ थी। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर अमर के पास आकर गहरी सांस लेते हुए बोला, मिस्टर अमर, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। हमने फौरन सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ? नैना की हालत कैसी है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, उसका बच्चा बहुत मुश्किल में पहुंच चुका है। उसकी जानी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को और संभाल सके। अमर के चेहरे पर उलझन के आसार हो गए। क्या मतलब? डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, ये बच्चा उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। हमें जल्द से जल्द इस बच्चे को ख़त्म करना होगा, वरना नैना की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अमर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये सब बहुत तेजी से बदल रहा था। हमने गहरी सांस ली और झुककर कहा, अगर नैना की ज़िंदगी खतरे में है तो हमें ये कदम उठाना होगा। मुझे नैना की जान ज़्यादा प्यारी है। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया और कार्रवाई की तैयारी करने चला गया। मैंने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। बच्चा ख़त्म होने के बाद शायद मामला ठंडा हो जाए, शायद पुलिस भी ज़्यादा जांच ना करे। नैना के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात तेज कर दी थी और उनका पहला शक रवि पर ही था। नैना का नर्स। मैं उस दिन किचन में चाय बना रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम लिखा था, थाना सिटी पुलिस। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। मैम, हमें आपको एक जानकारी देनी है। हमने रवि को गिरफ्तार कर लिया है। आपको तुरंत थाने आना होगा। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। गिरफ्तार? मैंने मुश्किल से सवाल किया। हाँ, मगर मामला बहुत पेचीदा हो गया है। बेहतर होगा कि आप खुद आकर सुने। थाने के अंदर जाते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अंदर जाकर अमर को देखा, जो पहले से वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। इंस्पेक्टर हमारी तरफ बढ़े। हमने बड़ी मुश्किल से रवि को ढूंढा, मगर आपको जो कुछ सुनने वाले हैं उसके लिए तैयार रहिए। मैंने कहा, उसे अंदर लाइए। कुछ लम्हे बाद 2 कांस्टेबल रवि को हथकड़ियों के साथ अंदर लाए। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर और परेशान लग रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ से ज़्यादा बेबसी थी। अमर का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। वो आगे बढ़ा और दहाड़ा, सब तुमने किया। तुमने मेरी मासूम बहन के साथ जुल्म किया। रवि ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अमर ने मुट्ठियां भींच ली। झूठ बोलना बंद करो। तुम अचानक गायब हो गए थे। तुम ही नैना के पास थे, और फिर कौन हो सकता है? रवि की आंखों में आंसू आ गए। भगवान की कसम, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने नैना के साथ कुछ नहीं किया। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी डरी हुई आवाज़ में पूछा, तो फिर नैना का बच्चा? रवि ने मेरी तरफ देखा और जो शब्द उसने अगले पल कहे, उन्होंने मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ा दी। नैना का बच्चा मेरा नहीं था, वो किसी और का था। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। अमर का चेहरा सख्त पड़ गया। मेरी आंखें हैरत से जम गईं। इंस्पेक्टर ने रवि को शक भरी नज़र से देखा। अमर ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। अगर तुम नहीं तो फिर कौन है वो दरिंदा? रवि की सांसें उखड़ रही थीं।
मुझे नहीं पता, मगर मैं जानता हूँ कि नैना को अक्सर कोई और मिलने आता था। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। ये कैसे? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उलझा हुआ था ये मामला, और अब एक नया राज मेरे सामने खुलने वाला था। ये कैसे मुमकिन है? अगर रवि नहीं था तो फिर और कौन? ये सवाल मेरे मन में घूमने लगा, मगर उसका जवाब अब मेरे पास नहीं था। मैंने पुलिस से कहा कि वो मामले की अच्छे से तहकीकात करे और नैना से होश में आने के बाद सवाल किए जाएं। हम अस्पताल वापस आए तो मैं सीधा नैना के कमरे में गई। वो अभी भी कमज़ोर थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में एक बेचैनी महसूस की। नैना, आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मैंने अपनी आंखें बंद की और अतीत की एक घटना को याद करने लगी। फिर अचानक एक धुंधली सी याद मेरे जहन में बिजली की तरह कौंधी। ये 2 महीने पहले की बात थी, जब मेरा भाई पारस हमारे घर कुछ वक्त गुजारने के लिए आया था। वो हमेशा से मुझे बहुत प्यार करता था और जब भी मौका मिलता था मेरे साथ रहने आता था। इस बार उसने कहा था कि वो 2 महीने के लिए हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत परेशानी में उलझा था और माहौल बदलना चाहता था। मैंने अमर को बहुत मुश्किल से समझाया था कि मेरा भाई कुछ दिनों के लिए ही हमारे साथ रहने आ रहा है, उसे रहने दें, और आखिरकार वो मान गया। पारस ज़्यादातर वक्त घर पर ही रहता था, क्योंकि वो किसी काम से बाहर नहीं जाता था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर एक चीज़ जो मुझे अब याद आ रही थी, वो ये थी कि नैना पारस के साथ काफ़ी वक्त गुजारने लगी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो अक्सर नैना के साथ बैठा नजर आता था, उससे बातें करता था और वो भी उसके साथ खूब घुल मिल चुकी थी। क्या ये सब इत्तेफाक था या कुछ और? मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। अगर नैना के साथ जो हुआ उसके पीछे पारस था, ये सोच मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा गई। मेरा दिल एकदम से जैसे सुन्न सा हो गया था, मगर हकीकत का एक नया दरवाज़ा खुल चुका था। पारस कहाँ है? मैंने खुद से सवाल करने लगी। मुझे याद आया कि वो 2 महीने हमारे साथ रहकर अचानक चला गया था, मगर क्या उसका जाना सच में इत्तेफाक था या फिर वो कुछ छुपा रहा था? अगर वही असली मुजरिम है तो फिर मैं क्या करूंगी? ये सोचकर मेरे दिमाग में ज्वालामुखी फटने लगा। मैं यादों की भूल भुलैया में खो गई। 2 महीने पहले जब पारस हमारे घर आया, तब नैना की जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आया था। पहले वो मासूमियत से बस अपनी गुड़िया से बातें करती थी, मगर जब से पारस आया तो वो अक्सर उसके कमरे में चली जाती थी। मैंने उस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि नैना हर किसी से प्यार से पेश आती थी। मगर अब जब मैं उन दोनों को याद कर रही हूँ तो कुछ अजीब सा लगने लगा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक रात मैं देर तक जाग रही थी और मैंने देखा था कि नैना चुपके से पारस के कमरे से निकल रही थी। मैंने उसे रोका था और पूछा था, नैना तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराकर कहा था, भाई ने मुझे चॉकलेट दी थी। मैंने उस वक्त हंसकर बात को टाल दिया, मगर आज वो वाक्य मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या सच में ये सिर्फ चॉकलेट थी या कुछ और? मेरा दिल कांपने लगा था। अमर मेरे पास आया और बोला, मेघा, मैं पुलिस से कह रहा हूँ कि वो रवि को और ज़्यादा दबाव में ले। मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने हकलाते हुए कहा, अमर, अगर रवि बेगुनाह हुआ तो? अमर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अपने होंठ दबाकर सिर झुका लिया। बस ये कि अगर मुजरिम कोई और हो। अमर की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब तुम्हें किसी पर शक है? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा था जिसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पारस। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो दीदी। पारस की आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। दीदी तुम कहाँ हो? मेरी आवाज़ ठंडी हो चुकी थी। मैं बस आपका हाल चाल पता करना चाह रहा था। नैना कैसी है? मेरी आंखें शंका से सिकुड़ गईं। नैना के बारे में तुम्हें किसने बताया? कुछ पल खामोशी छा गई। फिर उसने हकलाते हुए कहा, वो अमर भाई की कॉल आई थी, मगर मैं जानती थी कि अमर ने उसे कोई कॉल नहीं की थी। मेरी उंगलियां ठंडी होने लगीं। क्या ये इत्तेफाक था या फिर पारस कुछ छुपा रहा था? मेरे मन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। मुझे सच तक पहुंचना होगा और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमर पुलिस के साथ खड़ा बात कर रहा था,
मैं खुद को संभाल कर उसकी तरफ कदम बढ़ाई। इंस्पेक्टर साहब, क्या रवि ने कुछ बताया? मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। अभी तक कुछ खास नहीं, मगर हम उस पर दबाव बना रहे हैं। कोलकाता में कुछ और लोगों से भी पूछताछ करनी होगी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। किन लोगों से? मैंने हकलाते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने फाइल पलटी और कहा, हमने नैना के आसपास के तमाम लोगों की एक लिस्ट तैयार की है और एक नाम हमें खास तौर पर शक के घेरे में नजर आ रहा है, पारस। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं, मगर मैं जल्दी से खुद को संभाल गई। पारस? वो तो बस कुछ ही दिन हमारे पास रहा था, मैंने जल्दी से कहा। इंस्पेक्टर ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा। मगर आपकी ननद की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा उन्हीं दिनों में हुआ था जब वो आपके घर था। हम उससे सवाल करना चाहते हैं। अमर का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, उसे बुलाओ। अगर वो कुछ जानता है तो हमें सच पता होना चाहिए। मेरी सांसें रुकने लगी। अगर पारस पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि पारस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो नैना का ख्याल रखता था, मैंने नरमी से कहा। इंस्पेक्टर ने आंखें बड़ी करके मेरी तरफ देखा। मैडम मेघना, कानून के मामले में इमोशन से नहीं चलते। अगर वो बेकसूर है तो वो खुद आकर सफाई दे देगा, मगर अगर वो मुजरिम हुआ तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अमर, नहीं, रुकिए, मैंने जल्दी से बोला। वो किसी परेशानी में होगा, हम उसे खुद फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अमर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेघना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम कुछ जानती हो? मेरी आंखों में डर था। नहीं, मैं तो बस। मगर मैं जानती थी कि खेल मेरे हाथ से निकल चुका था। अमर मुझ पर शक की नज़रों से ध्यान से देख रहे थे, जैसे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं खुद को संभालते हुए बोली, अमर, पारस हमारा अपना है। क्या तुम वाकई ये समझ रहे हो कि वो नैना के साथ? मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। अमर ने शक से कहा, अगर वो बेकसूर है तो उसे भागने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं उसे ना बुलाऊं? मैं कोई जवाब नहीं दे सकी। इसी पल इंस्पेक्टर ने हाथ में फ़ोन पकड़कर ऐलान किया, हमने पारस का नंबर ट्रेस कर लिया है और वो ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी टीम उसे पकड़ने जा रही है। मेरी आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। कुछ घंटे गुजर गए। मैं बेचैनी से अस्पताल के बरामदे में टहल रही थी। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे पारस को बचाया जा सके, मगर बहुत देर हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने हमें कॉल पर जानकारी दी, हमने पारस को गिरफ्तार कर लिया है, आप लोग थाने पहुंच जाएं। अमर ने फौरन अपनी जैकेट उठाई और गुस्से से बाहर निकलने लगा। मैंने एक पल के लिए सोचा कि उसे रोकूं, मगर ये नामुमकिन था। थाने में जैसे ही हम दाखिल हुए, मेरी नज़र सामने बैठे हुए शख्स पर पड़ी। पारस, जो हथकड़ी में जकड़ा हुआ था, उसका चेहरा उलझन और खौफ से भरा था। मैं बेखबर आगे बढ़कर बोली, पारस, तुम ठीक हो? पारस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अमर गुस्से से दहाड़ा, क्या तुमने नैना के साथ ये सब किया? क्या तुम वही दरिंदे हो जिसने उसकी मासूमियत को बर्बाद किया? पारस फौरन इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दीदी, यकीन करिए। इंस्पेक्टर ने शक की नज़र से देखा। तो हमें बताओ कि उन 2 महीनों में तुम नैना के साथ क्या कर रहे थे? क्यों वो तुम्हारे कमरे में आती थी? पारस की आंखों में डर उभर आया। उसने मेरी तरफ एक रिक्वेस्ट भरी नज़र डाली, जैसे मदद मांग रहा हो। मैंने नैना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो खुद मेरे पास आती थी, मैं उसे कहानी सुनाता था, उसके साथ खेलता था, बस। अमर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। झूठ मत बोलो। इंस्पेक्टर ने सांस ली और कहा, हमारे पास सबूत आ चुके हैं। पारस, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सच बताओ, वरना मामला और ज़्यादा खराब होगा। पारस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सख्ती से कहा, पारस, सच बताने का ही मौका है। अगर तुम बेगुनाह हो तो हमें सच्चाई बताओ, वरना जो सबूत हमारे पास हैं वे तुम्हें बहुत दूर लेके जा सकते हैं। पारस के हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नैना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर मैं जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। अमर फौरन आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ चुके थे। तू अब बता रहा है? मैं जान से मार दूंगा तुझे। इंस्पेक्टर ने अमर को रोका। पहले उसे बोलने दीजिए। मेरी आंखें भी यकीन से फैल गईं। अगर पारस मुजरिम नहीं तो फिर कौन? पारस ने कराहते हुए और आंखों में नमी के साथ कहा,
नैना मासूम थी, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। जब मैं घर पर था, मैंने महसूस किया कि वो अक्सर रात को जागती रहती थी। एक रात मैंने देखा कि वो किसी से फ़ोन पर धीरे-धीरे बात कर रही थी। अमर ने चौंक कर पूछा, "कौन था वो?" पारस ने थूक निकला और धीरे से कहा, "अमर भाई, वो आपके दफ्तर का एक कर्मचारी था, कबीर।" अमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। "कबीर? वो कैसे?" नज़रें झुकाकर पारस बोला, "कबीर नैना से छिप-छिप कर बातें करता था। उसे मीठी बातों में फंसा रहा था। नैना समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहा है। वो तो समझती थी कि कबीर उससे प्यार करता है, मगर सच्चाई ये थी कि वो उसे धोखा दे रहा था। मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगीं। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर ने फौरन ललकार कर हुक्म दिया, कबीर को तुरंत हिरासत में लिया जाए। अमर का गुस्सा अपनी हद पर पहुंच चुका था। मैंने उसे हमेशा एक शरीफ आदमी समझा था और उसने मेरी बहन के साथ ये सब किया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, हमें कानून को अपना काम करने देना होगा। मिस्टर अमर, मैं पारस की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। दीदी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये सब पहले नहीं बताया, मगर मैं भी डरा हुआ था। मुझे लगा कि अगर मैं सच बोलूँगा तो आप सब लोग मुझ पर शक करेंगे। अमर गुस्से में कबीर का नाम लेकर थाने में हंगामा कर रहा था, जबकि पुलिस अमर को तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए कह रही थी। पारस की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। ना जाने क्या था जो उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। शायद इंस्पेक्टर साहब ने उसकी बेचैनी भांप ली थी। इंस्पेक्टर ने कहा, पारस, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें कुछ पता है तो अभी बता दो। पारस ने कहा, अपने हाथों से हथकड़ियां जकड़ी और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि नैना के साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं खुद उसमें शामिल था। पूरे कमरे में जैसे बिजली गिर गई। अमर ने फौरन पलटकर पारस को घूरा। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? अमर चिल्लाया। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। उसने मेरी तरफ देखा। मेघना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? मगर पारस ने सर झुकाकर अपनी बात जारी रखी। दीदी, मैंने नैना को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था, मगर मैं उसके करीब आता गया। उसे उसकी मासूमियत में इतना डूबा पाया कि मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। वो मुझे अपना समझती थी, मुझ पर भरोसा करती थी, और मैंने उसके भरोसे को तोड़ दिया। मेरी सांसें रुक गईं। अमर एकदम आगे बढ़ा और गुस्से में दहाड़ा, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस अफसर ने अमर को पीछे हटाया, मगर उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत कम नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने पारस को घूरा। क्या तुम ये कबूल करते हो कि नैना के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था? पारस ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मैं ही नैना के बच्चे का बाप था। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल रही हो। ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। मैं चिल्ला पड़ी। पारस, तुमने कैसे? इंस्पेक्टर ने मुझ पर सख्त नज़रों से देखा और कहा, मैडम मेघना, हमें लगता है कि आप भी कुछ जानती थी। आप इस सच्चाई से रूबरू थी और उसे छुपा रही थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर मेरे शब्द गले में अटक गए। अमर ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में वो मोहब्बत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसमें नफरत थी, शक था, धोखा था। मेघना, क्या तुम्हें सच में सब पता था? नहीं अमर, मैं नहीं जानती थी कि पारस इतना आगे बढ़ जाएगा। मगर मेरी आवाज़ फंस गई। इंस्पेक्टर ने अपनी नोटबुक बंद की और कहा, पारस, जुर्म कबूल करने के बाद हमें अब आप दोनों को गिरफ्तार करना होगा। मैडम मेघना, आप पर मुजरिम की मदद करने और जुर्म छुपाने का इल्ज़ाम है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, ये सब गलत हो रहा है। मगर दो पुलिस कांस्टेबल आगे बढ़े और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अमर ने पीछे हटकर नफरत भरी नज़र से मुझे देखा। मेघना, मैं तुम पर अंधा भरोसा करता था, मगर तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अमर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी थी। नैना मासूम थी, मगर मैंने उसे कभी अपना नहीं समझा, और आज मैं खुद एक मुजरिम बन चुकी थी। अंजाम मेरा नसीब था या मेरा अपना किया धरा, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। पुलिस मुझे और पारस को ले जा चुकी थी और मेरा अंजाम मेरी आंखों के सामने था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का अंजाम ये होगा। मैंने नैना को बहुत समझाया, उसे जान छुड़ाने की कोशिश की, और आज मैं खुद एक बोझ बन चुकी थी। थाने पहुंचते ही पुलिस ने मुझे अलग से पूछताछ के लिए बिठा दिया। मैं जानती थी कि पारस का जुर्म साबित हो चुका था, पर मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल अभी बाकी थी। इंस्पेक्टर ने मेरे सामने एक फाइल रखी और गंभीर लहजे में कहा, मैडम मेघना,
हमारे पास एक और सबूत है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा सबूत? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और मेरे सामने अस्पताल की रिपोर्ट रख दी। नैना की, जिसमें जहर के अंश पाए गए थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये कत्ल करने की कोशिश थी। मेरी सांसें अटक गईं। हमने नैना के जिस्म से जो जहर निकाला, उसे लेबोरेटरी में जांचा गया। ये वही जहर है जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। और हमने पता किया है कि पिछले हफ्ते आपने बिल्कुल यही जहर खरीदा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने सख्त नज़रों से मेरी तरफ देखा। क्या आप कबूल करती हैं कि आपने नैना को जहर दिया था? मैंने अमर को देखा। वो थाने के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख था। मैंने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था, नैना की मासूमियत का गला घोटने की कोशिश की थी, और आज मैं अपने गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने नैना को जहर दिया था। मैंने उसे हमेशा एक बोझ समझा, उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर मैं हार गई। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की, अब आपको इस जुर्म की पूरी सज़ा भुगतनी होगी। अमर ने आगे बढ़कर एक आखिरी नज़र मुझ पर डाली, मगर उसकी नज़र मुझसे हट गई, जैसे मैं उसके लिए अब मर चुकी थी। नैना मासूम थी, मगर मैंने उसे कभी अपना नहीं समझा। मैंने अपने हाथों ही अपना अंजाम लिखा था। पुलिस मुझे और पारस को अदालत में पेश करने के लिए ले जाने लगी, और मैं एक आखिरी बार उस दुनिया को देख रही थी जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। नैना बच गई थी, मगर मैं मर चुकी थी, ज़मीर में, अपने वजूद में और अमर की नज़रों में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।